समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज। हर खबर आप तक साथियों, मैं आपका अपना जोनी सिरसवाल इस वक्त मौजूद हूं हलका सढौरा में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार साहिल सढौरा जी, जो कि अपने आप में आज एक ब्रांड बन चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले जितने हमारे व्यूवर्स, हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है उज्जवल हरियाणा न्यूज में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, उज्जवल हरियाणा की पूरी टीम का, और धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पीछे पहुंचे। जी साहिल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे। सोहिल नाम है सर मेरा। जी सोहिल जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप एक समाज सेवी के तौर पे जनता के बीच में रहे हो और काफी लंबे समय से सेवा जो है कर भी रहे हो समाज के अंदर, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि क्या ये सेवा भाव था या फिर एक राजनीति का कोई स्टंट था? जी ऐसा है, लगभग पिछले 2009 से हम समाज के अंदर सामाजिक मुद्दों को लेकर, चाहे वो सामाजिक कोई भी एट्रोसिटी हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, दलितों के ऊपर अत्याचार हो, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो, मजदूरों का कोई मुद्दा हो, किसानों का कोई मुद्दा हो, या कोई भी देश के अंदर कोई आज तक जो मुद्दे हुए हैं, जिनको सरकार ने प्रताड़ित किया है, हमने उन लोगों की आवाज लगातार उठाने का काम किया है जी, और लगातार सड़कों के ऊपर आंदोलन करने का काम किया है। और 2009 से आज 2024 चल रहा है। आप इस दौरान देख लीजिए कि इसमें बीच में कितने इलेक्शन हमारे सिर से गुजरे हैं। तो हमने आज तक बिल्कुल भी राजनीति में हम नहीं गए, बिल्कुल सोशल मूवमेंट में हमने काम किया, सामाजिक रूप से हमने समाज के बीच में काम किया और लगातार आंदोलन किए, लगातार जो है हर मुद्दे को उठाया। लेकिन जब देखा भाई माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी जब देखा कि लगातार समाज के अंदर जो मुद्दे हो रहे हैं, जो एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, या सामाजिक भेदभाव का मुद्दा है, जातिगत भेदभाव का मुद्दा है, इन मुद्दों को हम सड़कों के ऊपर आंदोलन लड़कर मात्र नहीं जीत सकते। इन मुद्दों को अगर हम इनका सोल्यूशन करना है, तो इन मुद्दों का सोल्यूशन करने के लिए हमें पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर अपने लोगों को भेजना पड़ेगा, जो वैचारिक लोग हों, जो आंदोलनकारी लोग हों, जो बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह के विचारों को मानने वाले लोग हों, जो सतगुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा पे चलने वाले लोग हों, जो तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हों, जो तमाम बहुजन विचारक जिन्होंने क्रांति का रास्ता दिखाया समाज को, उनके विचारों पे चलने वाले लोग हों। जब तक वो लोग पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभाओं के अंदर नहीं बैठेंगे, तब तक इस देश के अंदर बदलाव नहीं आएगा। और इसी कड़ी के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना से पार्टी ने चुनाव लड़वाया और भाई चंद्रशेखर आजाद जी 1,51,000 वोट से जीतकर पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। और जिस दिन से वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, अब न्यूज के साथी जानते हैं, जिस दिन से वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठते ही उन्होंने एक भी दिन कोई ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन उन्होंने देश की, समाज के मुद्दों की आवाज ना उठाई हो। पहलवान बेटियों की आवाज उन्होंने उठाई, किसानों की आवाज उन्होंने उठाई, गुरुविदास मंदिर तुगलकाबाद की आवाज उन्होंने उठाई, गुज्जर रेजिमेंट की बात उन्होंने उठाई, चमार रेजिमेंट की बात उन्होंने उठाई, जातिगत जनगणना की बात उन्होंने उठाई, जो पुरानी पेंशन बहाली की बात उन्होंने उठाई, और जो आज के समय में जो रिजर्वेशन के ऊपर जिसका सरकार ढोल पीटती है, उस रिजर्वेशन को आज तक सरकार ने जातिगत आधार पर अब तक पूरा दिया ही नहीं है। मतलब लाखों के हिसाब से बैकलॉग खाली पड़े हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इन सभी मुद्दों के ऊपर आवाज उठाई है पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, और देश की जनता को एक मैसेज देने का काम किया है कि जो जनता अगर ईमानदार नेता को और अम्बेडकराइट नेता को, अपने मुद्दों को उठाने वाले नेता को अगर एक बार मौका देगी, तो वो उनके अधिकारों के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहेगा। और इसी कड़ी के अंदर हम भी, जैसे आपने जो आपका सवाल था, सोशल वर्कर हैं और हमेशा रहेंगे, सोशल वर्क ही करेंगे। सोशल वर्क के अंदर अगर हम आज तक 2009 से 2024 तक हम सभी सोशल वर्क के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य ये है कि जो लोग भी हमारे ऊपर राजनीति करते हैं, जिन लोगों के हम वोट डालते हैं, जो भी पार्टियों के हम वोट डालते हैं, वो कहीं भी किसी प्रकार से भी हमारी गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, कमेरों की आवाज उठाने का काम नहीं करती। वो लोग सरकार में जाके, सत्ता में जाके वो मलाई चाटने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो लोग सत्ता के अंदर जाते हैं, वो लोगों ने ना तो कोई संघर्ष किया होता है, ना लोगों ने किसी महापुरुष को पढ़ा होता है, ना उन लोगों ने समाज के दर्द को समझा होता है, ना उनको बाबा साहब अम्बेडकर का पता, ना उनको
मान्यवर साहब कांशी राम का पता, ना उनको भगत सिंह का पता, ना उनको तमाम बहुजन महापुरुषों का पता कि ये लोग किस प्रकार का भारत चाहते थे। हमारा सपना है इस देश को एक अच्छा भारत बनाना, जहां पे कोई भेदभाव ना हो, जहां पे कोई जाति व्यवस्था ना हो, जहां पे धर्म के नाम पे कोई दंगा ना हो, जहां पे धर्म के नाम पे एक दूसरे के साथ प्यार बांटा जाए, जहां पे कोई भी बेरोजगार ना रहे, जहां पे सबको समान शिक्षा मिले, समान चिकित्सा मिले, समानता से जीने का अधिकार मिले, सबको समान नौकरी मिले, समान रोजगार मिले। हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं और यही पूरा प्रेम्बल हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है। तो हम पूरे प्रेम्बल के ऊपर काम कर रहे हैं जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरीके से आपने अपना रोड मैप आज जनता के बीच में रखा है, हमारे चैनल के माध्यम से अपने लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके उल्ट मैं आपसे बात करूं कि किस तरीके से आपने रोड मैप तो बड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन लगता है आपको कि आप इस तरीके से अगर जनता आपको चुन ले तो कितने % विकास करा पाओगे? प्रायोरिटी कार्य क्या कुछ रहेंगे आपके? एग्जाम्पल है आपके सामने भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आप देखिए ना, मीडिया के साथी देख रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे एग्जाम्पल है। अगर लोगों को, देश के लोगों को, या मान लो हम सढौरा के अंदर बात करें, अगर सढौरा की जनता को सढौरा की जनता हमें चुनती है तो वो एक बार भाई चंद्रशेखर आजाद जी का रूप देख ले संसद के अंदर। और मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बच्चा हूं, इस जनता का, सढौरा की जनता का। मैं आपसे वादा करता हूं कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की टीम के हम सिपाही हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी देश के सभी मुद्दों के ऊपर, देश के सभी बिरादरियों के, जातियों के, धर्मों को लेकर चल रहे हैं, सभी 36 बिरादरी की आवाज उठा रहे हैं, ऐसे ही हम अपने सढौरा हल्का की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेंगे। हम किसी भी प्रकार से, क्योंकि हम मजदूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम वो लोग नहीं है कि हमें कोई पूंजीपति इलेक्शन लड़वा रहे हैं या कोई हमें बड़ी बड़ी पार्टियां इलेक्शन लड़वा रही हैं, वो पैसे देके फंड करके इलेक्शन लड़वा रहे हैं। हम जनता के पैसे से, जनता की एक एक रुपए से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और जनता के मुद्दों को उठाना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। और ये एग्जाम्पल भाई चंद्रशेखर आजाद जी के रूप में आप देख सकते हैं। हम आपको सड़कों के ऊपर 15 साल से आवाज उठाते दिख रहे हैं और भविष्य के अंदर भी जो आवाज हम सड़कों के ऊपर उठा रहे हैं, जो मुद्दे मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम विधानसभा के अंदर भी आवाज उठाएंगे और विधानसभा के अंदर आवाज उठा के अपने सढौरा के जितने हक, जिन हकों से आज तक सढौरा की जनता को वंचित रखा गया, सढौरा के वो सभी हक सढौरा का दिलवाने का काम करेंगे। मैं आपके संज्ञान में एक मुद्दा डाल देता हूं। हमारे सढौरा के अंदर जो पंचकुला से लेके जो भी ये पहाड़ी क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र जो रहा है, इसको शिवालिक क्षेत्र बोलते हैं। इस शिवालिक क्षेत्र के अंदर एक शिवालिक बोर्ड है, सरकार की तरफ से बना हुआ एक शिवालिक बोर्ड है, उसमें करोड़ों रुपया फंड आता है यहाँ की जनता को अच्छी सुविधाएं देने के लिए। लेकिन उसका आंकड़ा मैं आपको दे दूंगा बाद में, उसका आंकड़ा आप देखिएगा कि कितना वो शिवालिक बोर्ड का कितना पैसा यहाँ की जनता पे लगा, सढौरा की जनता पे, और कितना पैसा वो कहाँ चला गया, वो आपको मैं उसका पूरा ब्यौरा दे दूंगा और पूरा इंटरनेट के ऊपर भी पड़ा है जी। तो ये यहाँ के लोगों की मंशा है, यहाँ के नेताओं की मंशा है। ये नहीं चाहते कि ये लोग थोड़ा ऊपर उठें, क्योंकि अगर ऊपर उठेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे, तो ये जो बाहर से लोग आके हमारे ऊपर राज करते हैं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सढौरा के अंदर बाहर से आते हैं हर बार लोग, हमारे सर पे बैठ के विधायक बन के बैठ जाते हैं। सढौरा की जनता के बारे में, सढौरा के मुद्दे के बारे में ये लोग बात नहीं करते। शिवालिक बोर्ड के अंदर जितना फंड आता है, ये लोग उसके ऊपर बात नहीं करते। आज तक भी शिवालिक बोर्ड का कोई भी पूरा बजट सढौरा के ऊपर खर्च नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सढौरा का हक सढौरा को दिलवा कर रहेंगे और दिलवा कर रहेंगे जी। बात करते हैं हल्का सढौरा की, कि क्या लगता है आपको, कांग्रेस ने भी इस देश के ऊपर राज किया है और बीजेपी ने भी राज किया है, और ऐसी क्या सुविधाएं से वंचित रहा है आपका हल्का सढौरा की, जो आज तक इस एरिया की जो जरूरतें थी आपके नजरिए में, वो क्या कुछ रही हैं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है? देखिए, मैं सढौरा, ये मेरा सवाल अगर आप, मैं इसको अपने शब्दों में बयान करूंगा तो शायद मैं शब्दों में बयान ना कर पाऊं। आप एक बार जाके, आप इधर घाट क्षेत्र में एक बार घूम के आए, घाट क्षेत्र की आप सड़कें देखें, वहां के गांव देखें, उन लोगों की रहने की स्थिति देखें। आप नगड़ी साइड जाएं, आप नगड़ी जैतपुर साइड जाएं, आप रणजीतपुर साइड जाएं या कोटला साइड जाएं, जब आप गांव की उन लोगों की हालात देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि मैं 50 साल पीछे आ चुका हूँ। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया जैतपुर नगड़ी साइड गाँव में, जो रणजीतपुर में, वो सढौरा हल्के के अंदर ही हमारे गाँव आते हैं। तो वहां के लोगों ने, गांव के लोगों ने अपनी सड़कों को खुद बनाया, सरकार ने वो सड़कें नहीं बनाई। गांव के लोग उन सड़कों को हर बार अपने आप बनाते हैं, अपने आप मतलब उनके ऊपर वो नदी से मिट्टी निकाल के, वो मिट्टी डाल के अपने ट्रैक्टर से, अपनी ट्रॉली से उसको ठीक करते हैं और अपने लिए खुद सड़कें तैयार करते हैं। सरकार की तरफ से वहां पे आज तक सड़कें भी नहीं बनाई गई।
नगली के अंदर हम जब गुजरे, वहां पे एक जो नदी आती है, उस नदी के अंदर हमें पानी से मतलब 2-2 3-3 फुट पानी चल रहा था, उस पानी के अंदर से हमें गुजरना पड़ा। वहां पे पुल आज तक जो है पुल नहीं लग पाया। तो आज तक जो सढौरे के जितने विधायक रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो उनको क्या उनकी मजबूरी रही है, क्या उनको शर्म आती है कि क्या वो इन लोगों की तरफ क्यों नहीं देख पाते। वो लोग भी इंसान हैं, वो लोग भी सरकार को टैक्स देते हैं, वो लोग भी हमें वोट डालते हैं। क्या आप उन लोगों के मुद्दे, जिन लोगों के वो जो गरीब लोग जो वहां रहते हैं, उन लोगों के मुद्दे आपको विधानसभा के अंदर उठाने में क्या शर्म आती है? मुझे आज तक समझ नहीं आया। आप जब गाढ़ क्षेत्र में जाओगे आप समझोगे कि ये एरिया कितना पिछड़ा हुआ है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर इस हल्का सढौरा की जनता अगर अपने बेटे को एक बार आशीर्वाद देती है, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं ये सभी मुद्दों को लेकर मैं जी जान से लड़ाई लड़ूंगा और अपने सढौरा क्या मैं अपने सढौरा को दिलवाने का काम करूंगा। बात करते हैं शिक्षा की। कहते हैं इंसान शिक्षा के बिना पशु के समान माना गया है, और होता भी है। लेकिन अगर जनता ने आपको इस बार आपको मौका दे दिया है, दे भी दे, तो आप क्या कुछ इसके ऊपर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? एजुकेशन के अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट करा सकते हैं? देखिए, एजुकेशन के अंदर ये सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये मामले चलते हैं, लेकिन मैं शिक्षा को मेरी जो समझ है शिक्षा के मामले में, मैं चाहता हूं कि हरियाणा सरकार, भारत सरकार शिक्षा के मामले में प्राइवेट स्कूलों को जो लोन दे के 50-50 करोड़ का लोन देके, 100-100 करोड़ का लोन देके प्राइवेट शिक्षा को, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है, और सरकारी स्कूलों को दलिया खिचड़ी चला चला के उनको बंद करने का काम कर रही है। उनके अंदर से बच्चों को बिल्कुल मंदबुद्धि बनाने का काम कर रही है। मैं इसके खिलाफ हूं, और हमारी विचारधारा, हमारी पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हम चाहते हैं इस देश के जो बच्चे हैं, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, उसको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए और सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। और सरकारी स्कूल में अगर एक हम अध्यापक को 70,000 रुपए या 1 लाख रुपए सैलरी देते हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन अध्यापकों से रिजल्ट भी दें। और वो ऐसा नहीं है कि वो अध्यापक रिजल्ट देना नहीं चाहते, वो देते हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार उनको उस प्रकार से सुविधाएं नहीं देती, सरकार उनकी तरफ इस प्रकार से ध्यान नहीं देती, उनको ट्रेनिंग नहीं देती कि वो सरकारी स्कूलों के अंदर एक ऐसी शिक्षा नीति बनाए, एक ऐसी शिक्षा चलाएं कि भाई प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिले। और ये तभी हो पाएगा जो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हमारे नेता हैं, उन्होंने भी यही बात बोली है कि जब तक ये जो विधायक बन के जाते हैं, एमपी बन के जाते हैं, एमएलए बन के जाते हैं, जितने भी एमपी एमएलए कोई भी हो, या जितने ब्यूरोक्रेट हों, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हों, इन सब के बच्चे जब तक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, ऐसा ही सरकारी हॉस्पिटल है, जब तक इनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होता, तब तक सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं होंगे। जब तक उनके सभी बच्चों का जो उनकी शिक्षा सरकारी स्कूलों में नहीं होती, तब तक ये सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते। तो हमारी डिमांड है कि भाई सबके बच्चे, इनके बच्चे जो ये हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे लिए नई शिक्षा नीति बनाई, अभी नई शिक्षा नीति 2020, जिसके अंदर बच्चों की स्कॉलरशिप को रोक दिया गया, और भी बहुत से मुद्दे, लंबा हो जाएगा इंटरव्यू अगर मैं पूरा बताऊंगा, तो बहुत से मुद्दे हैं। अगर उस नई शिक्षा नीति के ऊपर बात करें तो पूरा एक गरीब आदमी के लिए शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया कि उसकी पहुंच आने वाले समय में 2035 तक का टारगेट है कि 2035 तक नई शिक्षा नीति को हम पूर्ण रूप से देश के अंदर लागू कर देंगे। और 2035 तक अगर वो लागू होगी तो मैं गारंटी देता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के साथ ये बात साझा करता हूँ कि आने वाले समय में एक गरीब व्यक्ति के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और नौकरी लगना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल, इनको सरकार अपने तरीके से, इनको अपने बजट से इनका बजट बढ़ाए, उनको अच्छा बढ़ाए। जो सरकार जो बजट का पैसा है वो सरकारी प्राइवेट स्कूलों को लोन देने में या प्राइवेट हॉस्पिटलों को लोन देने में वहां खर्च ना करे, पूंजीपतियों को लोन देने में वहां खर्च ना करे। तो ये जो सारा पैसा सरकारी संसाधनों पे लगना चाहिए ताकि जनता को इसका लाभ मिले। एक वादा करती है और एक दावा भी करती है बीजेपी सरकार कि बिना खर्चे और बिना पर्चे के हमने युवाओं को नौकरी दी है। आपके हल्का सढौरा से कितने लोग नौकरी लगे हैं? जी, आप नौकरी, खर्चा और खर्ची, बिना खर्ची और बिना पर्ची की बात कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि लग कितने लोग रहे, आंकड़ा क्या है? आपका वादा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपका वादा था हम आपको 15-15 लाख रुपए देंगे। आपके वादे तो पता नहीं कितने आपके थे, वो आपने कोई वादा पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार तो बहुत दूर की बात है, आप कितने, आपको लाखों में ही गिनवा दीजिए कि आपने कितने लाख रोजगार। भाई हजारों में है, सिर्फ हजारों में, और वो भी जरूरी होता है, थोड़ा खाना पूर्ति करने के लिए वो भी जरूरी होता है। लेकिन मैं बताऊंगा कि पिछले, जब से भाजपा की सरकार आई है, पहले कांग्रेस ने भी हमारे साथ ऐसे ही छल किया, आगे भाजपा की सरकार आई है, उसने पूरा ही अपना तांडव करके देश के जितने भी संसाधन थे उनको बेचने का काम किया। रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल बेच दी,
देश के जो संपत्ति दी सबको बेचने का काम किया और सरकारी नौकरियों को सब प्राइवेट हाथों में दे दिया। अब आप देखिए कि जब सारे महकमे प्राइवेट कर देंगे, सब निजीकरण हो जाएगा, तो सरकारी नौकरियां बचेंगी कहाँ? पहले आप देखते भी अगर 100% नौकरियां, 100 में से 2% नौकरियां सरकारी हैं, अभी वो 2% भी नहीं रही, अब घट के मात्र लगभग 1% नौकरियां रह गई हैं। अब उस 1% नौकरियों के अंदर हम गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, सभी जातियां आपस में लड़ रही हैं, सभी धर्म आपस में लड़ रहे हैं कि मुझे मिले मुझे मिले। अब उस 1% के अंदर पूरा देश है, पूरा देश है, सभी जातियां हैं, तो किसको मिलेगी 1% नौकरियां? तो हमारी तो डिमांड एक और भी आपके चैनल के माध्यम से कि जो जातिगत जनगणना होनी चाहिए इस देश के अंदर, जातिगत जनगणना होके भाई जितनी जिसकी जनसंख्या है, चाहे वो SC है, BC है, OBC है, मुस्लिम है, माइनॉरिटी है, सिख है, ईसाई है, या वो जर्नल साथी हैं हमारे, या वो कोई भी भाई हैं, सबको जितनी जनसंख्या है उनकी, उन जनसंख्या के आधार पर उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको उनका पूरा 100% उनको आरक्षण मिलना चाहिए जिनकी जितनी जनसंख्या है। और जब ये उनको मिलेगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहाँ पे आपस में जो भेदभाव है या आपस में जो आरक्षण को लेकर जो एक सरकार जो लड़ाई करवाने का काम करती है, ये सभी खत्म हो जाएगा। आप DSC के मुद्दे को किस नजर से देखते हैं, ये मेरा सवाल है आपसे। जी देखिए, DSC वो अपने सभी जो है हमारे भाई हैं, DSC का जो मुद्दा है हम सरकार से चाहते हैं, जो मैंने आपसे बोला है ना, ये मेरी बात में उसमें जवाब आ गया। सरकार जाति का जनगणना करवाए, जिसका अधिकार रह चुका है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हमारे वंचित भाई हैं, जिनको उसमें कोई भी हो सकता है, शायद उसमें चमार भी हो, चाहे उसमें वाल्मीकि भी हो, चाहे धाड़क भी हो, खटीक भी हो, या तो उसमें गडरिया भी हो, उसमें तेली हो, उसमें तमेली हो, उसमें धाड़क हो, खटीक हो, कोई भी हो सकता है, उसमें कोई भी हो। अगर किसी का हक रह गया है, अगर सरकार तक उसकी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं अंतिम व्यक्ति तक, तो सरकार जातिगत जनगणना करवाए और जिसको जिसका अधिकार नहीं मिला उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देके उसको उसका अधिकार दे। और उसको जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी कहा है कि जो हमारे DSC के भाई हैं, जो वंचित रहे हैं, उनकी सबकी जातिगत जनगणना हो, भाई उनका देखा जाए कि किसका रह गया, कितना रह गया, और उनको बाकी लोगों से अधिक 5% या 10% देने का काम करे सरकार, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देके उनको जल्दी ऊपर उठाने का काम करे। जी, आपने जिस तरीके से पार्टी के प्रमुख जो है मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद जी, आपने उनका जिक्र किया, तो बात करेंगे। अभी 1 सितंबर को भाई चंद्रशेखर आजाद जो है आपके पक्ष में इस गांव में आए थे, आपके हलके में आए थे, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप, क्या पूरा रोड मैप था? देखिए, उस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे यहाँ पे सढौरा हलके में ही पड़ता है, मेरा कपाल मोचन जो हमारा तीर्थ स्थल है, वहां पे सदगुरु रविदास जी महाराज का भाई चंद्रशेखर आजाद जी महापुरुषों का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, और वहां से आशीर्वाद लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हरियाणा की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। और वहीं से हम सभी भी चंद्रशेखर भाई के साथ थे, हम सब ने वहां से सदगुरु रविदास जी महाराज का और महापुरुषों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद हमने जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी का अगला कार्यक्रम, ये सढौरा जिस ऑफिस के अंदर हम बैठे हैं, सढौरा कार्यालय का अनावरण जो उद्घाटन है भाई चंद्रशेखर जी के हाथों से हुआ। उसके बाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी का यहाँ से कार्यक्रम कोटला के अंदर था, जहाँ पे हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज ने आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर आजाद और आपके छोटे भाई का समर्थन करने का, साथ देने का वचन दिया। उन्होंने हजारों की तादाद में हमारा साथ देने का वादा किया और इस इलेक्शन में हमें भारी से भारी मतों से जितवाने का उन्होंने विश्वास दिलाया। मेरा बिल्कुल आपसे बिल्कुल लास्ट सवाल है कि जनता का एक आरोप रहता है कैंडिडेट के ऊपर, हमेशा ही ये चीज देखने को मिली है कि बनने से पहले वादे और दावे तो सभी करते हैं, लेकिन बनने के बाद पूरे 5 साल कोई भी कैंडिडेट जमीन पर नजर नहीं आता। लेकिन अगर बात करें आपकी भूमिका की, अगर जनता आपको चुन लेती है तो आपकी अपनी खुद की भूमिका क्या कुछ नजर आएगी? देखिए, वो जो आप बात कह रहे हैं कि जनता उन लोगों से सवाल करती है कि वो लोग बनने के बाद कुछ नहीं करते, वो जनता हम ही है। वो जनता हम खड़े हो गए, अब उनको बढ़ाएंगे ही नहीं। हम जनता के बीच में से खड़े हो गए, अब हम खुद बनेंगे और खुद बन के अपने लोगों की हम आवाज उठाएंगे और इस आवाज को विधानसभा के अंदर अपने खून के अंतिम कतरे तक, अपनी अंतिम सांस तक इस समाज के लिए, इस जनता के लिए आवाज उठाएंगे और इनको इनका अधिकार दिलवाने के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जी, अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से हल्का सढौरा वासियों को आने वाली चुनाव की तारीख को लेकर के क्या कुछ इनसे अपील करेंगे आप? देखिए, आने वाली 5 अक्टूबर को आने वाली 5 अक्टूबर को आज से पूरे 30 दिन रह गए हैं। मैं आप सभी सढौरा की जनता से अपील करता हूं कि आपने सभी को लगभग देखा, किसी को 2 बार विधायक बनाया, किसी को 3 बार बनाया, किसी को 4 बार बनाया, और वो सभी राजनीतिक लोग हैं, सभी फाइनेंशियल वो साउंड लोग हैं, वो किसी भी प्रकार से हमारी आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि जिन
स्कूलों के अंदर हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, उन स्कूलों के अंदर उनको पढ़ाने की अपने बच्चों को जरूरत नहीं है। जिन हॉस्पिटल के अंदर हमें जरूरत पड़ती है उन हॉस्पिटलों के अंदर वो लोग नहीं जाते। जिस हल्के के अंदर जिन सड़कों के ऊपर हमें घूमना है उन सड़कों के ऊपर उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक जो विधायक बन के यहाँ से गए हैं वो सारे सडोरा के बाहर गए हैं। वो कोई भी व्यक्ति का सडोरा के अंदर रेजिडेंस तक नहीं है, रेजिडेंस भी नहीं है, यहाँ पे उसका घर भी नहीं है। तो हम सडोरा के बड़े अभागे लोग हैं जिन्होंने हर बार सडोरा के बाहर के लोगों को सडोरा के ऊपर बिठाने का काम किया। मैं आपके माध्यम से सडोरा की जनता से, छत्तीस बिरादरी के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, हमें अपने बीच में, अपने परिवार के बीच में ये पावर, ये ताकत लेके आनी है ताकि हम अपने हकों की आवाज खुद उठा सकें और इन अधिकारों की, जो हमारे बच्चों की शिक्षा का, जो हमारी नौकरियों का, जो हमारी बेरोजगारी का, जो हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो हॉस्पिटलों के हालात हैं, इनका सभी का मुद्दा हम खुद उठा सकें। और जो आज के समय में जातिगत भेदभाव, आज के समय में एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे धर्म के प्रति नफरत, ये चीज खत्म करने के लिए हम अलग से कार्यक्रम भी चलाएंगे कि सभी आपस में भाई भाई बन के रहें, सभी एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, सभी एक दूसरे का हर त्योहार में, हर तीज में, हर जगह साथ दें और बढ़ चढ़कर एक दूसरे के उसके अंदर धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर हिस्सा ले ताकि भाईचारा बढ़ाया जा सके। तो साथियों, ये थे आज हमारे साथ हल्का सढौरा से आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार भाई सोहिल सढौरा जी, जो कि बहुत ही अच्छी छवि के, साफ छवि के युवा नेता हैं और जनता के बीच आज इनका एक अपना ही नाम है, अपना ही एक अलग जो छवि है वो बन चुकी है। एक इनका नाम जो है ब्रांड की तरह आज हल्का सढौरा में गूंज रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी हल्का सढौरा की जनता इनको कितना प्यार देती है, कितना सम्मान देती है, और अगर जनता इनको चुनती है तो ये आज जो वादे और दावे आज पब्लिक के सामने आज कर रहे हैं वो उस पर कितना खरा उतर पाएंगे, ये भी बड़ी देखने वाली बात रहेगी। उससे पहले आप सबसे अपील रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपको भाई सोहिल जी की कौन सी बात में कितना दम लगा और सच्चाई जो है इनकी बात में आपको कितनी नजर आई है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जी देखिए साथियों, जो भी इस दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को पता है कि ये जो ईमानदार साथी हमारे मीडिया वाले, जो लगभग समाज की खबरों को, देश दुनिया की खबरों को बड़ी ईमानदारी से दिखाते हैं, और हम जैसे एक छोटे से परिवार से, गरीब कार्यकर्ताओं से मिलकर ये हमारी आवाज को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, इनको आप शेयर करें, और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी फेसबुक पे, मैं सभी अपने भी टीम के सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारा जो बड़े मीडिया चैनल है वो शायद हमारी खबरों को ना दिखा पाए, तो ये हमारे जो साथी हैं ये हमारी खबरों को दिखाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जनता तक, सढौरा की जनता तक और हरियाणा की जनता तक हमारी आवाज एक एक घर तक, एक एक परिवार तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। धन्यवाद जी दोस्तों, आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जॉनी सिरसाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।